क्या इसका पॉलिटिकल था, ठीक है ना, राजनीतिक कंडीशन क्या था, फिर क्या था, नहीं सोशल, सोशल, उसके बाद क्या होगा, इकोनॉमिक, फिर क्या कहेंगे, कल्चर या रिलीजियस, हाँ तो समाज में ही है। आर्यों का कई नाम है क्या? आर्यों का अलग भी नाम है कोई? देखिए ऋग्वेद में कुल 36 बार उल्लेख हुआ है शब्द का, लेकिन अर्थ को लेकर बहुत विवाद है। जैसे कुछ लोग कहते हैं आर्य का क्या है श्रेष्ठ व्यक्ति, कुछ लोग कहते हैं रंग से लिया जाता है, आर्य अपने आप को श्वेत वर्ण का कहते थे और दूसरे को कृष्ण वर्ण का यानी काले रंग का, तो इसको लेकर डिस्प्यूट कोई नाम है क्या? आर्यों का दूसरा द्रविड़, नहीं द्रविड़ तो यहाँ के स्थानीय लोग थे। तो अलग संस्कृति होगी। हाँ साउथ में थे। ये समझिए कि आर्य इतना उलझा हुआ शब्द है ना कि कोई इतिहासकार भी कंफ्यूज है। तो हमें इतिहासकार तो बनना नहीं है, हमें क्या करना, हमें प्रशासन जाना है ना। तो हमें क्या करना है, आर्य के जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है उसी आधार पे हमें मध्य एशिया से बताना है, ठीक है ना। हमें विवाद में नहीं पड़ना है, हमें भी उसको क्या कहना है कि सर्वाधिक मान्य मत प्रतीत होता है। हम ये नहीं कहेंगे कि यही सर्वाधिक मान्य मत है, प्रतीत होता है, ठीक है ना। ये शब्द का प्रयोग करेंगे, मतलब साहित्य और पुरातात्विक साक्ष्य क्या इशारा करते हैं यार मध्य एशिया के रहने वाले। भाई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिलेगा तभी तो हम कहेंगे आर्य कहाँ के रहने वाले हैं। अगर भारत में कोई अभिलेख मिल जाए, उसमें उल्लेख हो जाए इंद्र आदि का, तो क्या कहेंगे भारत था, लेकिन वहां से मिला तो हम क्या कहेंगे मध्य एशिया। क्लियर। अब बताइए पॉलिटिकल कंडीशन क्या होगी। ये तो क्या थे, खाना बदोश जीवन था, आए भारत में कुछ ग्रुपों में, यहाँ रहे वहाँ रहे, तो क्या होगा बताइए। और इसकी जानकारी हमें कैसे मिलेगी, सोर्स क्या होगा बताइए। ऋग्वेद से पता चलेगा ना, तो ऋग्वेद से जो स्थिति पता चलेगा वो क्या है बताइए। साहित्यिक स्रोत कबीलाई ढांचे पर आधारित थी ना। क्यों नहीं पता चलेगा, वैदिक काल को हम दो ही तो बांट रहे हैं। क्या है उत्तर वैदिक में क्या है आपके साम वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद ना, और ऋग्वेद क्या है, सब सैनों से रचना हुई ना, तो ऋग्वेद से ही तो पता चलेगा। मतलब इसमें जो लिखा है उससे पता चलेगा। हाँ बिल्कुल उसी से पता चलेगा। तो मंत्र का उल्लेख है तो उससे मंत्र का उल्लेख है तो मंत्रों में भी तो कुछ स्थिति का उल्लेख होता है ना। जैसे आर्य शब्द का उल्लेख मैंने कहा 36 बार हुआ है, पुरोहित का उल्लेख हुआ है। सर ये कैसे पता चला जो ऋग्वेद लिखा गया था वो 1500 BC के आसपास लिखा गया था, ये कैसे पता चला? यही कंफ्यूजन है। देखिए क्या आर्यों को लेखन ज्ञान था ही नहीं। जैसे गुरु हम हैं, आप शिष्य हो, मैंने आपको बता दिया, आपने कंठस्थ कर लिया, आपने अपने बेटे को बता दिया, फिर क्या वो परंपरा चली आती है। वेदों का संकलन तो महर्षि कृष्ण किसने किया था, वेद व्यास जी ने किया था। क्लियर क्या हुआ, रिटर्न रूप में उन्होंने दिया ना, तो रिटर्न रूप में क्या हुआ, सुनी सुनाई बातों को ही लिखा गया। क्लियर। मैंने 1500 BC के श्रुति आसपास परंपरा कहते हैं ना, वेदों को क्या कहते हैं, श्रुति परंपरा। लिपिबद्ध बाद में किया गया था। हाँ लिखा गया बाद में, संकलन लिखा गया बाद में, ठीक है ना। लेकिन क्या है जो लोगों ने बताया ऋग्वेद का कालक्रम क्या है, ये भी डिस्प्यूटेड है। ऋग्वेद का समय क्या है लिखने का, ये भी डिस्प्यूटेड। तो हमें क्या कहना है, वैदिक एज हम पढ़ रहे हैं ना, तो कालक्रम के हिसाब से क्या हुआ 2300 से 1750 क्या हुआ, हड़प्पा हुआ, उसके बाद क्या हुआ वैदिक एज आया, ठीक है ना। और कैसे पता चलता है, खुदाई में जो सामान मिलते हैं, तो ऋग्वेदिक में क्या है, ऋग्वेद में कैसे प्राप्त हुए हैं कहिए, कौन से मृदभांड प्राप्त हुए हैं। जैसे हमने हड़प्पा में पढ़ा लाल या गुलाबी रंग के, ताम पाषाण काल में ब्लैक एंड रेड पढ़ा हमने, तो यहाँ पे क्या है, हाँ जैविक मृदभांड कहते हैं ना, OCP बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं OCP। और उत्तर वैदिक को क्या बोलते हैं, चित्रित धूसर मृदभांड, पेंटेड ग्रे हेयर, ठीक है ना। इसका क्या बताया ऋग्वेद वो किसका, ऋग्वेद का हाँ OCP का फुल फॉर्म ऑर्डर्ड कलर्ड पोट्री, क्या बोलते हैं ठीक है ना। हिंदी में गेरुवर्णी मृदभांड, गेरुवर्णी मृदभांड। और उत्तर वैदिक का क्या है PGW, पेंटेड ग्रे हेयर, मतलब चित्रित मृदभांड, ठीक है ना। तो इन आधार पर क्या पता चलता है, ऋग्वेद और आर्कियोलॉजिकल एविडेंस पर कैसे थी, कबीलाई संरचना थी, ठीक है ना,
कबीले में कौन होगा प्रमुख? कबीले का प्रमुख ही तो राजा कहलाएगा। क्लियर ना? देखिए राजनीतिक सर्च में हम क्या राजा को सबसे पहले देखते हैं। कोई भी पॉलिटिकल कंडीशन देखेंगे तो हम किसको देखेंगे? राजा। देखिए राजा उस अर्थ में राजा नहीं था जैसा मौर्य काल में। यहाँ क्या शब्द का प्रयोग किया गया ऋग्वेद में? यहाँ कबीले के प्रमुख के राजा शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। क्या कहा गया है? जनस्य गोपा। जन मतलब क्या? कबीला। तो कबीला का क्या है? गोपा तो रक्षक। क्या है? क्लियर? यानी राजा क्या था? वास्तविक अर्थों में राजा नहीं था। राजा की पहचान कैसे होती थी? कबीले के प्रमुख के रूप में। कबीला। ठीक है ना? ऋग्वेद में आप पढ़ते हैं ना कि वो 10 राग युद्ध कई कबीलों के बीच हुआ था, जिसमें कुरु थे, भरत थे कबीले। ठीक है ना? तो इससे अलग अलग कबीले समूह में आ रहे क्या कि कई समूहों में आए, उसी में कबीले के रूप में आएंगे ना, कुछ समूह के रूप में। तो क्या हुआ? कबीले का प्रमुख कौन था? उसको जनस्य गोपाल। ठीक है ना? तो कबीले के प्रमुख का क्या कार्य होगा? दो ही तो कार्य होगा, अपने कबीलों की रक्षा करना और दूसरा युद्ध करना। यही तो होगा। तो दो ही कार्य होंगे ना इस समय राजा के, जो जनस्य गोपा कहलाएगा। क्या है? एक तो रक्षक है और दूसरा क्या करेगा? युद्ध करेगा। ठीक है ना भाई? एक कबीले से दूसरे कबीले युद्ध होगा कि नहीं होगा? जब आएंगे यहाँ पे तो युद्ध होगा कि नहीं होगा? जो पहले से रह रहे हैं कबीले। ठीक है ना? अब देखिए, अब जब ये अपने ही कबीले में हैं 10-20 के समूह में, तो क्या कोई इनके पास सेना तो है नहीं। ठीक है ना? तो क्या होगा? कोई स्थायी सेना इनके पास नहीं है। राजनीतिक स्थिति हम देख रहे हैं ना, तो राजनीतिक स्थिति क्या देखते हैं? सेना क्या है, प्रशासन क्या है, कर प्रणाली क्या है, तो देखेंगे हम। जी सर। तो स्थायी सेना कोई नहीं है। ठीक है ना? ब्यूरोक्रेट्स क्या? नौकरशाही नहीं है। लेकिन देखिए ऋग्वेद में 3 लोगों का उल्लेख मिलता है। किसका किसका बताइए? पुरोहित का, सेनानी का और ब्राह्मणी का। सेनानी मतलब क्या? जो युद्ध करते थे। इन्हीं में से कुछ लोग युद्ध करते रहेंगे ना कबीले में से। कुछ क्या होंगे? केवल प्रार्थना करते होंगे कि जीत हो जाए। ठीक है ना? ठीक है ना? और एक क्या था? ब्राह्मणी। कुछ लोग रहते होंगे, वृद्ध लोग रहते होंगे, जाते ही नहीं होंगे युद्ध करने। क्या होंगे? पुरोहित, सेनानी और ब्राह्मणी। ठीक है? लेकिन बहुत कम 3 ही का उल्लेख मिलता है। यानी कोई स्थायी नौकरशाही सेना का उल्लेख नहीं मिलता। फिर क्या हम देखेंगे? कैसी संस्थाएं थी वहाँ? बताइए कौन सी संस्थाएं? सभा समिति। कबीलाई संस्थाएं कौन कौन सी थी? गढ़ था, विदत था, सभा था और समिति था। हाँ, अथर्ववेद में देखिए इसका रोल है। सभा क्या था? ये न्याय का कार्य करती थी। इसमें जो बूढ़े बुजुर्ग नहीं होते थे, वो लोग मिलकर, जैसे गांव में क्या होता है अभी भी तो पंचायत ग्राम न्याय बड़ा होता है ना, बूढ़े लोग न्याय करते हैं, उसी तरह था। समिति क्या थी? समिति चयन करती थी किसका? निर्वाचन से जुड़ी थी। ठीक है ना? विदत क्या था सर? विदत बहुत ही प्राचीन संस्था है। आर्यों की सर्वाधिक प्राचीन संस्था कौन थी? विदत। इसमें धार्मिक और सैन्य, जैसे आप कैसे धर्म के बारे में या सैन्य हमें किससे युद्ध करना है, सब पे क्या था? महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श कहाँ होता था? विदत में होता था। गण सर? गढ़ भी उनकी एक संस्था थी, लेकिन इसके कार्यप्रणाली के बारे में जानकारी नहीं है। हमें मुख्यतः क्या है? सभा, समिति और विदत के बारे में जानकारी नहीं। सभा क्या करते थे? सभा न्याय का कार्य करती थी। जैसे आज के समय में गांव में होती है ना, बड़े लोग वृद्ध लोग क्या करते हैं? किसी घर के बीच विवाद हुआ तो शांत करने की कोशिश करते हैं ना, उसी प्रकार की संस्था थी। कौन सी? सभा। समिति क्या थी? समिति के लोग क्या थे? आपस में मिलकर राजा का चयन करते थे, जिसे हम जनस्य गोपा कहते हैं। ठीक है ना भाई? जो कबीले में सबसे शक्तिशाली होगा उसी को नेतृत्व दिया जाएगा ना युद्ध करने का। ये लोग क्या करेंगे? समिति के लोग चयन करेंगे। ठीक है? क्लियर? फिर क्या हम देखेंगे? वो अथर्ववेद कब की रचना है? पोस्ट बनी गई है ना। तो सभा समिति की कार्य प्रणाली उसका हम अलग से देखेंगे। विदत के बारे में सर सर्वाधिक प्राचीन संस्था थी। और क्या बताया आपने? धार्मिक, सैन्य, जो भी महत्वपूर्ण विषय थे उस पर विचार विमर्श करते थे। ठीक है ना? क्लियर? अब बताइए टैक्सेशन क्या होगा? जब ना तो स्थायी सेना है ना नौकरशाही, टैक्सेशन कुछ तो रहा नहीं होगा। दे दिया तो एक भेंट थी, चढ़ावा था। ठीक है? नहीं, भाग तो उत्तर वैदिक काल में आएगा ना। जब हम अब यही तो हमें इतिहास में क्या करना है? कंटिन्यूटी और चेंजेस का अध्ययन करना है।
अब हम क्या करेंगे, इसी पॉलिटिकल को हम क्या देखेंगे, उत्तर वैदिक काल में कैसे क्या निरंतरता रही और क्या परिवर्तन हुआ। ये हमने अभी ऋग्वैदिक का देखा, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, ऋग्वेद में ही गंगा का एक और रूप है। जब हम भौगोलिक विस्तार देखिए, भौगोलिक विस्तार अभी जब देखेंगे उसमें चर्चा करेंगे, ठीक है ना। चलिए पहले इसको देख लेते हैं पॉलिटिकल, फिर हम ज्योग्राफिकल भी एक बार देख लेते हैं, ठीक है ना। तो अब देखिए उत्तर वैदिक काल में क्या देखेंगे आप, कंटिन्यूटी क्या होगी बताइए, इन्हीं क्षेत्रों में बताना आपको बस, यही राजनीतिक स्थिति है। कंटिन्यूटी क्या होगी, देखिए राजा क्या था, अभी भी कबीले का प्रमुख था, ठीक है ना। स्थायी सेना नौकरशाही का बस समझ लीजिए विकास नहीं हो पाया था अभी भी। संस्थाएं क्या थी, सभा समिति का उल्लेख मिलता है अभी भी, ठीक है ना। अब देखेंगे चेंजेस, कार्यकारी प्रणाली क्या है, अन्य कर बलि का भी उल्लेख मिलता है, अन्य करों के अलावा बलि का भी उल्लेख मिलता है। उत्तर वैदिक में ज्यादा कर उल्लेख मिलता है, ठीक है ना, लेकिन अन्य करों के साथ क्या है, बलि का उल्लेख मिलेगा, ठीक है ना। अब चेंजेस क्या होंगे, वर्ण व्यवस्था आ जाती है सर। समाज देखेंगे ना, समाज मैंने क्या कहा था, Political। समाज में क्या होता है, पहले वर्ण व्यवस्था देखते हैं, महिलाओं की स्थिति देखते हैं, दास प्रथा थी कि नहीं थी ये देखते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या देखते हैं, खान पान रहन सहन वस्त्र आभूषण एंटरटेनमेंट देखते हैं, ये समाज होता है, ठीक है ना। तो हम कैसे पॉलिटिकल में वर्ण व्यवस्था को देखेंगे, पॉलिटिकल में तो हम सेना के बारे में देखेंगे ना, सेना क्या था, प्रशासन क्या था। हाँ, उत्तर वैदिक का मतलब ही बेटा हुआ ना कि मतलब ऋग्वेद के बाद की रचना, यानी ब्राह्मण ग्रंथ, ऐतरेय ब्राह्मण जो हमने पढ़ाया था, उन सब के आधार पर जो विवरण होगा वो क्या होगा, उत्तर वैदिक काल होगा। तो बताइए उत्तर वैदिक काल में क्या परिवर्तन हुए, कंटिन्यूटी तो हमने देख लिया, चेंजेस क्या हुए, देखिए चेंजेस ये हुए कि अब इसको क्या हुआ, लोही का ज्ञान हो गया। अभी तक क्या थे, एक जगह रहते थे दूसरे जगह चले जाते थे, यानी खाना बदोश थे ना, यायावरी जीवन था उनका ना। कबीलाइत क्या होते हैं, एक जगह रहे दूसरे जगह चले गए। लेकिन अब क्या होगा, अब क्या होगा, लैंड का कॉन्सेप्ट आएगा ना, क्या होगा, लोहे का ज्ञान होगा ना, तो क्या करेंगे, लोहे का ज्ञान से और भी तो होगा, कृषि करना प्रारंभ करेंगे ना। तो क्या होगा, अब राजा क्या होगा, एक जन का शासक ना होगा, एक क्षेत्र का शासक बन जाएगा ना। अब सेना भी आ जाएगी इसमें। हाँ सेना का हो जाएगा, लेकिन अभी उतनी व्यापक सेना नहीं जैसा कि हम मौर्य काल में कल्पना करेंगे, ठीक है ना। तो क्या स्टार्टिंग होगा, हो जाएगा यहाँ। क्षेत्र की अवधारणा हुई ना। अब राजा क्या हो गया, एक कबीले का शासक ना होकर एक क्षेत्र का शासक हो गया, ठीक है ना। उसका महत्व बढ़ा कि नहीं बढ़ा, हाँ। जैसे कि क्या है, ऐतरेय ब्राह्मण क्या है, उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथ है ना, उसमें क्या क्या गया है, एक राट सार्वजनीन, मतलब जैसी उपाधियां धारण करने लगा, एक क्षेत्र का शासक हो गया, उसका महत्व बढ़ा कि नहीं बढ़ा, ठीक है ना। अब देखिए स्थायी सेना नौकरशाही पे आए दूसरे पॉइंट पे, तो क्या चेंजेस होंगे उसमें, दूसरे पॉइंट में क्या चेंजेस होंगे बताइए। नौकरशाही का स्टार्टिंग हो जाएगा। अभी भी नहीं डेवलपमेंट हो पाएगा, क्यों, क्योंकि अभी भी क्या है, जो अपना ब्लड रिलेशन से पृथक, यानी जो अपने कबीले के लोगों से हैं उनसे पृथक कोई निर्माण नहीं कर पाया और लोगों को शामिल नहीं कर पाया। जैसे सेना कैसे थी मौर्य काल में, उसमें मान लीजिए सभी क्षेत्रों से लिया ना, हर क्षेत्र से सेना का गठन किया गया ना, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं था, कबीले से लोगों से ही सेना का गठन होता था। हालांकि नौकरशाही में 12 रत्नियों का उल्लेख मिलता है, किसका उल्लेख मिलता है, सतपथ ब्राह्मण में, ठीक है ना। क्या है, 12 रत्नियों का उल्लेख मिलता है, ये अधिकारी के रूप में थे, ठीक है, क्या थे, सतपथ ब्राह्मण में, इसमें, ठीक है ना। लेकिन इनके रोल के बारे में जानकारी नहीं है, आ जाता है समोसा जाके राजा को बेट उठ देते थे, ठीक है ना। लेकिन तभी भी हम क्या कहेंगे, कंटिन्यूटी बनी थी, स्थायी सेना नौकरशाही तभी भी डेवलप नहीं हो पाई थी, ठीक है ना। फिर देखिए संस्थाएं, क्या देखेंगे, इंस्टीट्यूशन, देखिए गढ़ और विदत का तो उल्लेख ही नहीं मिलता, इस समय परिवर्तन हुआ ना, आया ना अध्ययन का बिंदु, चेंजेस क्या हुआ, गढ़ और विदत जो संस्था थी वो क्या है, सभा समिति का उल्लेख मिलता है, लेकिन उसका महत्व कम हो गया। पहले क्या था, सभा समिति में महिलाएं भी भाग लेती, अब क्या है, महिलाओं का नहीं ले पाती, तो वो सामाजिक पक्ष में आएगा। फिर देखिए अब टैक्सेशन में क्या है बताइए, अभी क्या था, बलि का उल्लेख मिलता था ना, तो ये तो जारी रहेगा, इसके साथ साथ भाग और शुल्क का उल्लेख मिलेगा, भाग और शुल्क का।
शुल्क एक प्रकार का क्या कहते हैं उसको, चुंगी कर होता है ना, टोल टैक्स टाइप का। भाग क्या था, भूमिकर टाइप का, क्योंकि खेती होने लगी थी ना, लैंड के दौरान आ गई थी। सम्राट उसको भागदूत हाँ, अधिकारी जो उड़ रहा था उसे भागदूत कहा जाता था, ठीक है ना, क्लियर। संग्रहीता मतलब कोषाध्यक्ष, तो हम इकोनॉमिक कंडीशन में आएंगे, क्लियर। अब क्या है, अब हम क्या देखेंगे, सोसाइटी को देखेंगे, ठीक है ना। इतना समझ में आया ना।